नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शराब स्कैम में गिरफ्तार सिसोदिया को फिर नहीं मिली ईडी की कस्टडी से राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए बढ़ाई हिरासत। राहुल गांधी को संसद में विपक्ष ने फिर बोलने से रोका। कांग्रेस जेपीसी जांच पर तो बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी। नड्डा ने राहुल के बयान को बताया शर्मनाक। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। टीसीएस की लीडरशिप में बड़ा बदलाव। एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। के कीर्तिवासन के हाथ में दी गई कमान। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज रही चुस्ती। रियलिटी, मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी। एनर्जी इंफ्रा शेयरों में भी रही तेजी। सेंसेक्स 355 और निफ्टी 114 अंक चढ़कर बंद। एयर इंडिया कर्मचारियों को दूसरी बार वीआरएस ऑफर। 30 अप्रैल तक स्कीम खुली रहेगी। 2100 कर्मचारी उठा सकते हैं फायदा। वर्ल्ड स्लीप डे पर नींद के लिए जागिए। आधे से ज्यादा भारतीय नहीं ले पाते हैं 6 घंटे की नींद। सोने के मामले में नौजवान है बुजुर्गों से आगे। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से, जिनको शराब स्कैम में कोर्ट से राहत मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। आज फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया है। आज ईडी की कस्टडी खत्म हो रही थी, जिस पर सुनवाई हुई। उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया। डिटेल से समझते हैं इसको असीम मनचंदा से। असीम, बताएं क्या कुछ हुआ कोर्ट में। देखिए, एक्साइज घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी है। उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके बाद ईडी ने उनसे उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। तब कोर्ट ने 7 दिन की उनकी रिमांड दी। 7 दिन की रिमांड के बाद आज दोबारा उनको कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने यहाँ पर दोबारा से 7 दिन की रिमांड मांगी। ईडी का कहना था कि अभी कई गवाहों को बुलाया गया है, उनके आमने सामने बिठा करके पूछताछ करनी है। अभी जो जांच है वो काफी क्रूशियल स्टेज पर है। ऐसे में इनको कस्टडी नहीं दी जा सकती है, पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है। ईडी की कस्टडी में इनको रहना होगा। जबकि मनीष सिसोदिया के जो वकील है उन्होंने दलील दी कि इनसे 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे तक ही पूछताछ हुई है और इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। इनको सारा दिन बिठा करके रखा जाता है, इनसे पूछताछ नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी जो कोर्ट है उसने ईडी की मांगते हुए मनीष सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी दी है। अब 22 मार्च को उनको फिर से दोबारा से कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। यानी कि कुल मिलाकर अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया को कहीं से भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करेंगे राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी की अगर बात करें तो विदेश में राहुल गांधी के बयान और मोदी अदानी के रिश्ते पर हंगामे के बीच 5 दिन से संसद लगातार ठप रही और आज भी राहुल गांधी संसद में बोल नहीं पाए। सरकार और विपक्ष में आर पार के चलते दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो गए। इस बीच आज राहुल गांधी जैसे ही संसद में आए और बोलने की कोशिश उन्होंने की, सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ने उनके खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया और आखिरकार राहुल गांधी नहीं बोल पाए। बीजेपी राहुल गांधी की माफी पर अड़ी रही और कांग्रेस कहती रही कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। अदानी मामले की जेपीसी जांच कराई जाए, यह भी कांग्रेस ने कहा। क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, दोनों ही जगहों पर सूरत-ए-हाल कुछ ऐसा ही रहा। सदन ठप होने के बाद कांग्रेस के नेता सदन परिसर में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गए। एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सदन को ना चलने देने का आरोप लगाया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को उन्होंने शर्मनाक बताया। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। गवर्नमेंट खुद ब खुद होके हाउस को बंद करना चाहती है। हाउस अभी प्रारंभ भी नहीं होता, सरकार के मंत्री, सरकार के एमपी, बीजेपी के एमपी उठ के खड़े होके हंगामा शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि खुद ही पार्लियामेंट
डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का हंगामा बरपा सदन में और दोनों ही सदनों का कमोवेश ऐसा ही हाल रहा है। इसको समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी जुड़ चुकी हैं उनसे। पल्लवी जी, संसद का ये हफ्ता तो हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब आगे क्या होगा? बीजेपी और कांग्रेस कोई नरम पड़ने को तो तैयार नहीं दिख रहा। अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है? बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? बीजेपी का कहना है कि हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है कि राहुल गांधी विदेश में जाके देश की बुराई भी की है। इसके अलावा उन्होंने बाकी जो देश है, थर्ड पार्टी देश जिसकी बात करते हैं, उनके इंटरवेंशन की बात की है। यानी कि उन्होंने अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों से ये सवाल पूछा है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, तब आप चुप क्यों हैं? और इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तब हम उनको सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? उनका कहना यह है, और जब वो स्पीकर के पास गए थे उनका कहना यह था कि आप एक कमेटी का एक गठन कीजिए। वो कमेटी इस बात की जांच करेगी और जांच के फाइंडिंग्स के बाद उनको सस्पेंड किया जाए, यानी कि एमपी ना रहे राहुल गांधी अगले जो पूरा ये टर्म हो लोकसभा का। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस का कहना यह है कि एक तो हम माफी मांगेंगे नहीं, राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे और ऐसे में राहुल गांधी को अगर फिर भी सस्पेंड किया जाता है तो इस मौके का फायदा हम उठाएंगे, एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। मूड एकदम कड़ा है दोनों के साइड पे। बीजेपी का कहना यह है कि सस्पेंशन ही काफी नहीं, एक प्रिविलेज नोटिस भी उनके खिलाफ मूव किया जाएगा, जहां पे उन्होंने देश की हित के खिलाफ बात की है, यानी कि सेडेशन की बात की है। वहां राज्यसभा में कांग्रेस ने एक प्रिविलेज नोटिस प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लाया है कि उन्होंने नेहरू गांधी परिवार यानी कि गांधी परिवार के सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि बहुत कुछ अब इस बात पर निर्भर होगा कि क्या राहुल गांधी बोलते हैं और अगर वो बोलते हैं क्या वो माफी मांगते हैं कि नहीं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी आखिरकार बोलते क्या हैं। बहरहाल अब बात देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की, जहां बॉस बदल गए। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की लीडरशिप बदल चुकी है। पिछले 6 साल से टीसीएस के एमडी और सीईओ रहे राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। गोपीनाथन की जगह अब कंपनी ने के कीर्तिवासन को कमान सौंपी है। हालांकि गोपीनाथन 15 सितंबर तक कंपनी के साथ काम करते रहेंगे ताकि लीडरशिप का हैंडओवर अच्छी तरीके से हो सके। अर्षदा, ऐसा है कि विचार तो कई आगे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पर उसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया था और ज़्यादा सोचा भी नहीं था। पिछले 1-2 महीनों में आपसे पिछली बार भी मेरी बात हुई थी कि 10 साल हो गए और आगे भी चलने का है, काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो करना क्या, यही करना है कि और कुछ करना है। पर एक बात पे मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि जिस दिन मन ऊब जाए उसी दिन निकल जाने का है। 1 मिनट भी इस काम में नहीं रहना, अगर पूरी तरह से दिल से नहीं करने का। तो द ट्रिगर पॉइंट वाज दैट, राइट? द मोमेंट दैट seed comes into your heart, you got to step out. I think I owe it to TCS, all of us owe it to TCS, that this seat was given in trust, and I respect the seat, and it is something that I don't take lightly, and this is not the seat to sit and think about my future plans. This is the seat to sit about and think about TCS's future, and the moment my future starts becoming part of the thinking process, I think it is appropriate that I step away and put somebody else here, and that's where it is. So it has been an absolute pleasure. गोपीनाथन की जगह अब लेंगे के कीर्तिवासन, और अपने नाम का ऐलान होने के बाद के कीर्तिवासन ने कहा कि टीसीएस जैसी कंपनी को हेड करना एक गर्व की बात है। कीर्तिवासन ने कहा कि ग्राहक और कर्मचारियों के भरोसे पर यह कंपनी खड़ी है, इसलिए यहां कोई बदलाव नहीं होगा। हां, आने वाले दिनों में वो कस्टमर्स के साथ संबंध और मजबूत करने पर जोर देंगे। We have a great platform to work on, so our immediate priority is to continue doing that, and most importantly for me, like, there are certain parts of business I know quite well. I'll work with Rajesh to understand what's happening in the rest of TCS.
that would be my immediate priority, and what are the customer needs and what we should be serving and taking care of. That's the way I look at it, and I'm planning to take it one day at a time as we go along, and definitely I'll shift to Bombay. We'll continue to focus on transforming our customers, bringing technology to a center of their business. So in my short answer, we will not make any change. We will continue to focus on core principles and fine tune as we go along. तो गोपीनाथन के इस्तीफे के बाद अब टीसीएस की कमान कीर्तिवासन के हाथों में दे दी गई है। कीर्तिवासन 3 दशक से भी ज्यादा से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हर्षदा सावंत बता रही हैं कौन है के कीर्तिवासन, कंपनी में अब तक उनका क्या योगदान रहा और अब टीसीएस के प्रमुख के तौर पर उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी। आप ही देखिए। के कीर्तिवासन ये वो चेहरा है जो अब आप कंपनी के साथ सीधे जोड़कर देखेंगे, और जैसे वीरेन भी कह रहे थे कि क्राउन जूल है दरअसल टीसीएस टाटा ग्रुप का। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट होगा कि हम समझें कि क्या खासियत है इस न्यू एमडी एंड सीईओ की। तो 34 सालों से दरअसल कंपनी के साथ है। 1989 में दरअसल इन्होंने टीसीएस में एंट्री की थी। आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और जो बड़ा इनके हाथ में इस समय पोर्टफोलियो है वो है बीएफएसआई सेगमेंट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है किसी भी भारतीय आईटी कंपनी के लिए इस समय। बीएफएसआई वर्टिकल का जो काफी जो सबसे बड़ी डील्स हैं और इसको जो सफल बनाना है वो इन्हीं के दरअसल कंधों के पर बोझ आया था और उसको बखूबी इन्होंने निभाया है। बीएफएसआई के अलावा डिलीवरी, सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स की लीडरशिप रोल में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन इनकी जो खासियत है, जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि दरअसल वो बीएफएसआई सेगमेंट के ग्लोबल हेड है। करीब $11 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और बीएफएसआई से करीब 30% आय पिछले क्वार्टर में जो रिपोर्ट हुआ था वो टीसीएस के लिए आती है। तो एक साइजेबल दरअसल बिजनेस को ये बखूबी हैंडल करते आए हैं। अब साफ बात ये है कि टीसीएस को ये अच्छी तरह से समझते हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, काफी समय से दरअसल कंपनी के साथ है तो समझते हैं बिजनेस कैसे चलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दरअसल अपने कस्टमर्स पर एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बना चुके हैं। इस समय जो बड़ी चुनौती है वो यही है, और वो यूरोप और यूएस में जो बैंकों को लेकर संकट बढ़ रहा है उससे आ रही है, और वो सवाल उठा रहा है कि क्या बीएफएसआई में जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ ग्लोबल मंदी की तो आहट है ही, साथ ही साथ आईटी खर्च में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डीले होती हुई दिखाई दी है, तो वो एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। मार्जिन्स को कैसे बढ़ाया जाए वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत ही छोटे रेंज में दरअसल मार्जिन्स मूव करते हुए दिखाई दिए थे। और टीसीएस के नए बॉस के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां अच्छे ग्लोबल संकेतों से हफ्ते का अंत तेजी के साथ हुआ। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 57,990 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 114 अंक चढ़कर 17,100 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी मेटल आईटी शेयरों में रही। एफएमसीजी ऑटो फार्मा में आज दबाव देखने को मिला। और बाजार को किस बात का है डर? क्या बाजार में कोई अनहोनी होने को है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और वर्ल्ड स्लीप डे पर नींद के लिए जागिए, बताएंगे पूरे फैक्ट्स ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड स्लीप डे है, नींद को लेकर जागने का दिन है, और खबर यह है कि भारत में आधे से ज्यादा लोग लगातार 6 घंटे की नींद भी नहीं लेते हैं। नींद को लेकर लोकल सर्कल में एक सर्वे में यह बात सामने आई है। इस सर्वे में क्या कुछ कहा गया है ये हम आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल इस सर्वे में कहा गया है कि कितना सोता है इंडिया, इसको अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे तक सिर्फ 2% इंडिया है जो सोता है। इसके अलावा 6 से 8 घंटे की नींद 43% इंडियंस लेते हैं। 4 से 6 घंटे की नींद 34% इंडियंस हैं जो कि लेते हैं, और 4 घंटे की नींद लेने के लिए सिर्फ 21% लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे की नींद लेते हैं। अब कितना लेना जरूरी है ये भी आपको दिखाते हैं।
3 से 5 साल की उम्र तक 10 से 13 घंटा सोना बिल्कुल अनिवार्य है, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए। लेकिन 6 से 12 साल के भी बच्चे अगर हैं तो वो भी 9 से 12 घंटे तक सोएंगे ही, ये भी अनिवार्य है एक तरीके से। लेकिन 13 से 18 साल तक आपको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है, और 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको 7 घंटे या उससे 1 आध घंटे ज्यादा नींद लेनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि आखिरकार जो सर्वे सामने आया उसमें यह सामने आया कि जो इंडियंस हैं वो फिलहाल जितना सोना चाहिए उससे काफी हद तक कम सो रहे हैं, और इसकी तादाद बेहद ज्यादा है। लोगों की नींद में उनका पार्टनर भी डालता है खलल, और कौन कौन है नींद का विलेन, ये जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात करेंगे राइजिंग इंडिया की। दरअसल न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है, हम भारत की सफलता और उसके विकास की कहानी को यहां पर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली हस्तियों के साथ एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी यहां रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। ऐसी ही एक कहानी है झारखंड की कंडोनी सोरेन की, जो अब जंगल बचाने के लिए जंगल शेरनी के नाम से मशहूर हो गई हैं। जहां दुनिया भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में एक ऐसी महिला है जिसने संकल्प लिया है कि वह अपने प्रिय जंगल का ऐसा हश्र कभी नहीं होने देंगी। देखने में तो वह गांव की साधारण महिला की तरह लगती हैं, पर 40 महिलाओं के सहयोग के साथ अपने आसपास के 250 एकड़ जंगल को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है, और वह अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 13 वर्ष से बखूबी निभा रही हैं। कंडोनी सोरेन, जिन्हें जंगल की शेरनी के नाम से जाना जाता है, 40 महिलाओं के साथ मिलकर यह समूह जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस नियमित पहरा लगाता है, ताकि उनकी प्राकृतिक विरासत लालची टिम्बर माफिया की पहुंच से बाहर रहे। 2010 से हम लोग शुरुआत किए, एक टीम बनाए और हम लोग का पेड़ पौधे बचाने का एक मुहिम चला रहे हैं। रास्ते में तो बहुत तरह तरह की दिक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ऐसा संरक्षण कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। वह सुनिश्चित करती थी कि उसकी टीम के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो, और वाणी की जरूरत को प्राकृतिक साधनों से पूरा करती थी। इसके अलावा वह 10,000 से अधिक पेड़ लगाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। आज के समय में वह युवा पीढ़ी को कमान संभालने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, जो अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद उत्सुक और तत्पर है। कंडोनी सोरेन जैसे लोग ही यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्तियों की जीत न हो पाए, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। और देखते रहिए राइजिंग इंडिया में इन रियल हीरोज की कहानी, जो अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरीके से काम करके हमें इंस्पायर करते रहेंगे, और ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।